हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जनरल स्टडी टीवी में। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, आज हम लोग अब राज का नंबर अंततः आ ही गया है, तो राज को भी देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज एक एक राज करके जीतता है। अभी नंबर लगाते हैं। पहला नंबर लगेगा बंगाल का, और उसके बाद मैसूर, मराठा, फिर सिख का। तो बंगाल को पहले देखते हैं कि किस तरह से बंगाल को अंग्रेज अपने अधीन लाता है। तो उससे पहले दोस्त, बंगाल जब विजय देखेंगे तो इसको दो बराबर भाग में बांट के पढ़ेंगे इसको हम। बंगाल का पहले इतिहास देखेंगे कि क्या इतिहास था, बंगाल क्यों इतना महत्वपूर्ण था अंग्रेज के लिए, कि अंग्रेज को इतना लोभ हो जाता है कि बंगाल को हमको अपने अंदर करना है। और उसके बाद में क्या कौन कौन सा युद्ध लड़ना पड़ता है अंग्रेज को बंगाल को अपने अंदर करने के लिए। तो वो जो ब्रिटिश विजय है और बंगाल का इतिहास है उसको थोड़ा सा देखेंगे आज। तो देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है इतिहास। तो देखिए, ये बंगाल जो था दोस्त, मुगल का ही एक प्रांत था। उसमें जब मुगल साम्राज्य चल रहा था मध्यकालीन भारत में, तो मुगल साम्राज्य का बहुत सारा प्रांत था। जैसे आज भारत है ना, तो भारत देश है, देश का बहुत सारा राज्य है। तो राज्य 28 है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी तरह से बंगाल भी एक मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था। तो बंगाल प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाता था। आपको पता है कि मुगल का शासक होता था, और मुगल का शासक बंगाल का हर प्रांत का एक एक गवर्नर को नियुक्त करता था। तो उसी तरह से बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था। और बंगाल बोला जाता है दोस्त कि मुगल के समय में सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। सबसे उपजाऊ, आपको पता है कि ये मैदानी इलाका में पड़ता है। भूगोल का नॉलेज भी थोड़ा सा यहाँ इस्तेमाल करिएगा, क्या कि हिस्ट्री शुड बी रीड ज्योग्राफिकली बोला जाता है ऐसे। तो मैंने ज्योग्राफी भी इसको ध्यान रखिएगा हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जो बंगाल है, तो बंगाल में बहुत सारा नदी बहता है, बंगाल में मिलता है। जैसे गंगा नदी मिलता है, डेल्टा बनाता है सुंदरबन का, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस तरह से ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो बहुत सारा नदी वहाँ बहता है। तो इस तरह से बंगाल बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, काहे कि बहुत ज़्यादा मैदानी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा वहाँ जलो भूमि है, बढ़िया फर्टाइल भूमि है। तो इसलिए सबसे उपजाऊ और सबसे धनी प्रांत था। उपजाऊ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें खेती बहुत ज़्यादा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। तो उत्पादन होगा तो उस समय के ज़माना में आपको पता ही होगा कि राजस्व किस चीज़ से वसूला जाता था, खेती से वसूला जाता था। तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो राजस्व अच्छा खासा होगा, तो धनी प्रांत था। तो दोस्त, उस समय, आज के समय में अगर देखा जाए कि बंगाल कौन सा था, बंगाल जो उस समय प्रांत था, तो बंगाल में आज का बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सारे इलाका मिलके उस समय मुगल के समय में क्या बनता था, बंगाल प्रांत बनता था। तो इतना बड़ा इलाका आज वर्तमान में हम लोग देखते हैं जो अलग अलग अभी हो गया है। तो उसमें मुख्य रूप से जो बंगाल से निर्यात जो होता था ना दोस्त, मान लिया कि आपको बताए थे कि यहाँ 1651 ईस्वी में सुजाउद्दीन नाम का बंगाल का गवर्नर रहता है, जिसको नवाब भी बोलते हैं। और वो क्या करता है कि अंग्रेज को बोलता है कि तुम मेरे यहाँ बंगाल में व्यापार करना, लेकिन हमको क्या देना, टैक्स देना, कर देना, व्यापार करना। और वो किस चीज का व्यापार करता है, मुख्य रूप से अंग्रेज जो है व्यापार करता था सूती वस्त्र का, सिल्क वस्त्र का, नील का, सोरा का। सोरा बोलते हैं, जैसे मैं इसको सोरा पोटासियम नाइट्रेट बोलते हैं, KNO3। और सोरा मुख्य रूप से आपको बताए थे कि बिहार से भी सोरा और अफीम का व्यापार होता था, यूरोपियन करते थे। तो सोरा इसका इस्तेमाल लगभग होता है बम गोला बारूद बनाने में, ये सब पटाखा का फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो ये सब चीज का यहाँ से निर्यात होता था बंगाल से। तो बंगाल से जब ये सब चीज का बोला जाता है, उस जमाना में जब बंगाल से ईस्ट इंडिया कंपनी आयात करता था, लगभग जो सामान खरीदता था, ईस्ट इंडिया कंपनी सामान खरीदता था बंगाल से, तो एशिया में जितना सामान खरीद के ले जाता था ना अंग्रेज, उसका लगभग 60% सामान केवल और केवल बंगाल से ले जाता था। तो आप समझ जाइए कि कितना अंग्रेज के लिए महत्वपूर्ण था। और बंगाल से लगभग सामान तो बंगाल से इसका जा रहा है, 60% व्यापार बंगाल से होता था इसका। और इसके कारण यहाँ मुनाफा बहुत ज़्यादा कमाता था। आपको पता है कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा भारतीय व्यापार से मुनाफा कमाता था, तो बंगाल का व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें था। तो बंगाल से मुनाफा भी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा कमाएगा। और आपको उसी समय देखिए, एक घटना होता है 1690 ईस्वी में, कलकत्ता को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करता है कौन, कासिम बाजार का प्रमुख रहता है जॉब चरनॉक। पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए हैं इसके बारे में। और जॉब चरनॉक जो है कलकत्ता को व्यापारिक केंद्र बनाना चाहता है, सोचता है कि कलकत्ता 3 गांव से मिलकर बना था, गोविंदपुरी, सूतानदी, कलिकत्ता। तो ये तीनों गांव में एक सूतानदी जगह को चुनता है और कलकत्ता को व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है। और जब व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, सोचता है यहाँ तो व्यापार करना ही है हमको। और उसके 1 साल के बाद आपको बताए थे कि 1691 ईस्वी में औरंगजेब जो है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का
फरमान जारी कर देता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलता है कि भाई तुम हमको कुछ पैसा दे दो। लगभग लगभग बोला जाता है कि उसमें 3,000 रुपया औरंगजेब को दिया जाता था सालाना, और उसके बाद 3,000 सालाना लेके बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने का फैसला सुना दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो बल्ले बल्ले हो जाता है, उसको लगता है कि चलो अब मुक्त व्यापार मिल गया, जहां से सबसे ज्यादा हम सामान खरीद के ले जाते हैं अपना देश में बेचने के लिए, वही प्रांत में हमको मुक्त व्यापार मिल गया है। कितना खुशी का बात होगा अंग्रेज के लिए। और लेकिन अंग्रेज के लिए तो खुशी का बात होगा, लेकिन जो बंगाल का लोकल जो नवाब था, गवर्नर था, उसके लिए तो दुखी का बात है। कहा कि नवाब जो 1651 ईस्वी में आपको बताया था सुजाउद्दीन था, तो उसको टैक्स मिलता था, तब व्यापार करने देना चाहता था, लेकिन अब तो उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। कहा कि 3,000 रुपया औरंगजेब को दे के ईस्ट इंडिया कंपनी डील कर चुका है कि हम बंगाल में मुक्त व्यापार करेंगे। तो इस तरह से अब यहां से देखिए 1691 के बाद के जो समय है ना, इसमें बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच समझिए कि टकराहट शुरू होगा। दोनों के बीच जो दोस्त का संबंध था वो दुश्मनी के संबंध में बदलना शुरू होगा। काहे कि अब बात बात पर ईस्ट बंगाल का नवाब बोलेगा कि हमको टैक्स क्यों नहीं दे रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी बात बात पर दिखाएगा पर्चा, उसको जो औरंगजेब से फरमान लेके आया है वो दिखाएगा, देखो तुम्हारे बाप से हम फरमान लेके आए हैं और तुमको हमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाप अभी भी मुगल का बादशाह है, तो मुगल के बादशाह ही से हम परमिशन लेके आए हैं, तो तुमको हम क्यों देंगे टैक्स अपना। तो इसीलिए टैक्स नहीं देता है। और उसके बाद आपको पता ही होगा कि आगे चलते चलते 1717 ईस्वी में फारूक सियार नाम का एक पगला राजा आता है और ये और ज्यादा अंग्रेज को अधिकार दे देता है, जिसको हम लोग बोले थे शाही फरमान फारूक सियार का, जिसको अंग्रेज का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र, क्योंकि ये जो फारूक सियार फरमान जारी किया था ना, ये और आगे बढ़ के कर दिया था, बहुत ज्यादा इसको और अधिकार दे दिया था। यहाँ तो 1691 ईस्वी में औरंगजेब केवल बंगाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया था, लेकिन जो ये फारूक सियार है ये थोड़ा सा और आगे स्थिति कर देता है और बोलता है क्या कि तुम बंगाल में मुक्त व्यापार भी करना, 3,000 रुपया दे दो, और जो सूरत और पश्चिमी इलाका का जो पश्चिमी समुद्र तट का है उधर भी तुम फ्री व्यापार करना, 10,000 रुपया दे दो सालाना, और उसके बाद तुम अपना सिक्का भी जारी करना। आप बताइए ये कितना मूर्ख राजा है कि बोल रहा है कि तुम अपना सिक्का जारी करना और सिक्का तुम्हारा वैलिड माना जाएगा। जो सिक्का अंग्रेज जारी करता था उसको मान लिया गया कि तुम मुगल में उस सिक्का का इस्तेमाल कर सकता है। तो आप बताइए कि ये कितना दिमाग वाला ये राजा है कि इस सिक्का जारी करने को अंग्रेज को बोल रहा है। तो अंग्रेज सिक्का भी बना लेगा, और वो सिक्का बनाने का अधिकार दे दिया तो अंग्रेज सिक्का बनाएगा और उसी सिक्का से आपके यहाँ से सामान खरीदेगा। उसको तो बाहर से पैसा भी नहीं लाना पड़ेगा। मैंने जो इंग्लैंड से पैसा लेके आता था, पहले समय चलता था जब सिक्का नहीं बनाने का अधिकार था, उसको सिक्का को वैलिड नहीं माना जाता था, तो अंग्रेज तो को पैसा लाना पड़ता बाहर से, इंग्लैंड से सामान ले जाने के लिए भारत से। लेकिन जब इस सिक्का ही इसका मान्य कर दिया कि तुम्हारा सिक्का को भी हम मान्यता दे देते हैं, तो अंग्रेज क्या करेगा, बहुत सारा सिक्का छापेगा, बोलेगा कि चलो ठीक है सामान अब दो, अब मुक्त व्यापार है ही, अंग्रेज को हम बंगाल के नवाब को टैक्स देना है नहीं, 3,000 रुपया केवल फारूक सियार को साल में देना है बंगाल के लिए और 10,000 रुपया सूरत के लिए देना है। तो और उसके बाद आपको बताया था कि दस्तक भी देने का अधिकार देता है। दस्तक एक प्रकार का पास था दोस्त, जो बंगाल के जो व्यापारी थे ना, बंगाल के व्यापारी, मान लिया जाए कि बंगाल के भारतीय भी व्यापारी थे, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार कर रहा था, फ्रांस भी व्यापार कर रहा था, तो ये सब जो व्यापारी थे व्यापार कर रहे थे, तो इसको एक पास जारी करना पड़ता था। पास जो था वो पास नवाब जारी करता था, बंगाल का नवाब था जो पास जारी करता था, और बंगाल का नवाब पास जारी करता था, उससे बंगाल के नवाब को कुछ पैसा मिलता था, और वो पैसा बंगाल के नवाब के हाथ में जाता था और दस्तक जाता था व्यापारी को, और वो दस्तक लेके पूरा बंगाल में व्यापार करने का उसको अधिकार फिर मिल जाता था। लेकिन फारूक सियार इसको दस्तक पास करने का भी अधिकार अंग्रेज को दे देता है। तो अंग्रेज उस दस्तक को बताया था कि मिसयूज करना शुरू कर देता है। मिसयूज करने का मतलब दोस्त हुआ कि जैसे में अगर मान लिया जाए कि बंगाल का जो नवाब है, नवाब का दस्तक मिल रहा है 100 रुपया में, और नवाब का दस्तक 100 रुपया में व्यापारी को मिल रहा है और व्यापार कर रहा है, ठीक, व्यापारी को 100 रुपया देना पड़ रहा है नवाब को। लेकिन ये क्या करता था, अंग्रेज क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, क्योंकि इसका तो बाप का कुछ जाएगा नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा किसका होगा, नवाब का। अब इसको घाटा में ही फायदा होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटा थोड़े से आएगा, ये बोल रहा है, कह रहा है कि तुम 100 रुपया नवाब को जो तुम देने जाता है ना भाई, तुम हमको 70 रुपया दे दो, ठीक, 70 रुपया दे दो, हम भी पास देते हैं, हमारा भी अधिकार नवाब के पास के बराबर ही है। जो नवाब तुमको दस्तक देगा उसी तरह का दस्तक हमको भी पास करने का अधिकार मिला हुआ है। कहाँ से, मुगल के राजा से, फारूक सियार से मिला हुआ है, तो उसी टाइप का तो हम दस्तक तुमको भी देंगे। तो इन दोनों के दस्तक में कोई अंतर था नहीं है, और व्यापार करने का उसको अधिकार मिल जाता था व्यापारी को। तो ये दस्तक जो व्यापारी थे बंगाल के, वो लगभग दस्तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदने लगे। तो इसके वजह से क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब था ना, बंगाल के नवाब का राजस्व में कमी आना शुरू हो गया। पहला काम क्या किया कि बंगाल को अब कर भी नहीं, बंगाल के नवाब को अंग्रेज कर दे नहीं रहा था। दूसरा कारण हो गया कि दस्तक को मिसयूज कर रहा था, वहां जो जितना भी व्यापारी थे उसको दे रहा था, ये
अपना दस्तक यूज कर रहा था। तो इस तरह से तीसरा कारण एक और दोस्त समझ लीजिए कि भारत में ही सिक्का छाप के और भारतीय अपना पैसा से सामान भी खरीद रहा था। तो बल्ले बल्ले था अंग्रेज बोला कि इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा हमको। बढ़िया बात किया है फारूक सियर, हमको हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, और वही इसीलिए मैग्ना कार्टा बोल दिया जाता है अंग्रेज को। अंग्रेज के लिए तो समझिए फारूक सियर भगवान ही हो गया था उसका, लेकिन बंगाल के नवाब के लिए दुश्मन जैसा काम कर दिया था फारूक सियर। और इसी 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान नाम के व्यक्ति को फारूक सियर बंगाल का गवर्नर नियुक्त करता है। अब बताइए, फारूक सियर जो है बंगाल का गवर्नर को नियुक्त करता है मुर्शिद कुली खां को। अब मुर्शिद कुली खां ये सब देख रहा है कंडीशन, फारूक सियर को देख रहा है कि तुम यार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया है दस्तक पास करने का, मुक्त व्यापार करने का, तुम तो 3000 रुपया लेके मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। हमारा बंगाल में हम किस तरह से प्रशासन चलाएंगे अपना? बंगाल में प्रशासन चलाने के लिए पैसा की जरूरत है। पास आता था, व्यापारी व्यापार करते थे, दस्तक हम पास करते थे तो कुछ उससे भी पैसा आता था, अंग्रेज भी हमको कुछ टैक्स देता था, लेकिन सारा तो तुम खत्म कर दिया है, तब हमको फायदा क्या होगा? अब मुर्शिद कुली खां इस सब चीज समझ रहा था, फिर भी लेकिन बंगाल का गवर्नर बन जाता है चुपचाप। जब बंगाल का एक गवर्नर बन के जाएगा ना मुर्शिद कुली खां, लेकिन इसको मन में तो एगो रहेगा ना अपना प्रॉब्लम कि बंगाल का पूरा तो ये चौपट कर रहा है जो स्थिति है जो फारूक सियर। तब ये मुर्शिद कुली खां क्या करता है कि धीरे धीरे जो मुगल शासक है घोषित नहीं करता है कि हम तुमसे अलग हो गए हैं, बोलता है कि हम तुम्हारे अधीन ही हैं, हम बंगाल का गवर्नर ही हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना राजस्व प्रशासन सुधार करने की कोशिश करता है मुगल प्रशासन मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जाके अंग्रेज के बोलता है कि देखो भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम जो फारूक सियर से फरमान लेके आया है ना वो हम नहीं मानने वाले हैं। मेरा अपना खर्चा है बंगाल का चलाने में, बंगाल का प्रशासन चलाने में खर्चा है, बंगाल में सैनिक व्यवस्था को संभालने में खर्चा है, तो हम कंपनी से तो तुम जब बंगाल में व्यापार करेगा तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। मुर्शिद कुली खान अंग्रेज को बोलता है, और उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, दस्तक कुछ नहीं तुमको पास करने का अधिकार मिलेगा। आप खुद सोचिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोलेगा मुर्शिद कुली खां को कि तुम्हारा बात का है माने, हम फारूक सियर तो हमको बोला है कि तुम करेगा ये सब, अब फारूक सियर तुम्हारा बाप है, मुगल तुम्हारा बाप है और तुम उसी का बेटा है, प्रांत है तुम उसके अंदर, तो तुम कैसे बोल सकता है कि हम नहीं करेंगे? हम करेंगे। तो इस तरह से बंगाल का नवाब और इन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बकझक होते रहता है, लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है दोनों के बीच, समझिए टकराहट शुरू हो जाता है। तो मुर्शिद कुली खां कुछ कोशिश करता है अपना हिसाब से, लेकिन जितना चाहिए उतना कोशिश करता है जितना हो सकता है इसको से। इसीलिए 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को भी संस्थापक बोल दिया जाता है बंगाल का। आगे चलिएगा तो देखिए मुर्शिद कुली खां के एक दामाद रहता है सुजाउद्दीन। जब मुर्शिद कुली खां का मृत्यु 1727 ईस्वी में हो जाता है तो सुजाउद्दीन जो उसका दामाद था वो राजा बन जाता, बंगाल का गवर्नर बन जाता है। अब मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन गवर्नर बन जाता है 1727 में, तो 1727 से 39 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर रहता है, और उसको बंगाल का नवाब भी बोल सकते हैं। और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज, सुजाउद्दीन का मृत्यु जब 1739 ईस्वी में हो जाएगा, और सुजाउद्दीन के बाद सरफराज जो है सुजाउद्दीन का बेटा रहता है, और ये राजा बनता है, बंगाल का नवाब बनता है या बंगाल का गवर्नर भी बोल सकते हैं। तो 1739 ईस्वी बनता है और 1740 ईस्वी तक रहता है। देखिए यहाँ हम लोग कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि ये सब जो राजा आ रहा था ना, नवाब आ रहा था, बंगाल का गवर्नर, ये सब के बीच वही होते रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, ये बोलेगा मेरा बात मानो, तो ये दोनों के बीच बोला चाली होते रहेगा, बचझक होते रहेगा, लड़ाई झगड़ा भी होते रहेगा, थोड़ा उतना बड़ा लेवल पर लड़ाई नहीं होगा, थोड़ा बचझक होते रहेगा। इस तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग है नहीं। उसके बाद एक व्यक्ति आता है अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान थोड़ा सा सोचता है कि हम कुछ अलग करेंगे, तो इसीलिए अलीवर्दी खान जो दोस्त इस समय जो मुर्शिद कुली खान जब बंगाल के गवर्नर थे तो इसको एक डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किए हुए रहता है अलीवर्दी खान को बिहार का। आपको पता है कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है, बंगाल के अंदर ही बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है। तो बिहार जैसे भारत जब मुगल का साम्राज्य था उसके अंदर भी बहुत सारा प्रांत था, प्रांत के अंदर भी बहुत सारा जो जिला के रूप में समझिए आज के समय में बिहार एक राज्य है, भारत पूरा देश है, और यूपी राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, तो उसके अंदर बहुत सारा जिला में भी बटा हुआ है। तो उस जमाने में भी बंगाल प्रांत के अंदर भी बहुत सारा छोटा छोटा सब प्रांत के रूप में देख सकते हैं, और उसी में एक बिहार का एक डिप्टी गवर्नर रहता है, डिप्टी नवाब बोलते हैं इसको, उप नवाब रहता है, नियुक्त रहता है। अब इसको लोभ होते रहता है, ये सारा कंडीशन अलीवर्दी खान भी बिहार से बैठे बैठे देख रहा है कि ये लोग के बीच जो बंगाल का गवर्नर है, बंगाल का नवाब है, उसको और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तो झगड़ा चल रहा है, दोनों के बीच बचझक हो रहा है। और ये क्या करता है, सोचता है कि हम क्यों नहीं राजा बन जाए, ये सब कमजोर फिर होने लगता है। मुर्शिद कुली खां तो ठीक ठाक था, लेकिन सरफराज को देखता है कि इतना एबल नहीं है, ये शासन संभालने लायक नहीं है। तो अलीवर्दी खान क्या बोलता है, ये अलीवर्दी खान लोभ देता है किसको, जो अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में दोस्त बन रहा है
राजा देखिएगा बंगाल का नवाब बनेगा। तो 1740 में मुगल का शासक कौन रहेगा? आप खुद सोचिए। पिछले क्लास में हम जब उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ाए हैं तो आपको बताए थे 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला का शासन चलता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला को अलीवर्दी खान बोलता है, जानते हैं क्या, कि देखो भाई तुम मुगल का साम्राज्य हम तुम्हारे अंदर ही अभी है, अब तुमको हम 2 करोड़ रुपया देंगे हर साल। कहे कि ये सब जितना भी बंगाल का गवर्नर था ना, इस सबको पैसा भेजना पड़ता था मुगल साम्राज्य को, तभी तो मुगल प्रांत में शासन करेगा। और उसके बाद अलीवर्दी खान लोभ दे देता है उसको, मोहम्मद शाह रंगीला को, बोलता है कि हम तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे और सालाना, और तुम हमको यहाँ का नवाब बना दो, हम यहाँ नवाब बनना चाहते हैं बंगाल का। तो वहाँ मोहम्मद शाह रंगीला सोचता है चलो ठीक है बन जाओ तुम नवाब। तो अलीवर्दी खान के सामने सरफराज चुनौती रहता है। अलीवर्दी खान जाता है कुछ व्यवस्था करके और इसको मार देता है सरफराज को मार के, और अलीवर्दी खान बन जाता है बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब बनता है 1740 ईस्वी में, 1756 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहेगा। और देखिए अलीवर्दी खान कितना चालाक रहता है, बोल के आता है मुगल को, मोहम्मद शाह रंगीला को बोलता है कि हम 2 करोड़ रुपया तुमको देंगे, लेकिन ये 2 करोड़ रुपया उसके बाद नहीं देता है, बोलता है कि चलो हम बंगाल का नवाब बन गए, स्वतंत्र है। तो इसलिए मुख्य रूप से बोला जाता है मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान को बंगाल का संस्थापक बोला जाता है। यही 2 महत्वपूर्ण, मैंने जो शुरुआत में जो महत्वपूर्ण नेता था वहाँ का, बंगाल का समझिए गवर्नर था, मुख्य रूप से व्यक्ति, ये दोनों का नाम जोड़ा जाता है। और उसके बाद ये भी कुछ अपना सुधार करना शुरू करता है, राजस्व में सुधार करना शुरू करता है, प्रशासन में सुधार करना शुरू करता है, सैनिक में सुधार करना शुरू करता है। सोचता है कि अंग्रेज से लड़ना है, अंग्रेज से तो अभी हम लोग का टकराव ही चल रहा है, अंग्रेज अपना बात नहीं मान रहा है हम लोग का, अंग्रेज बोल रहा है कि हमको फर्रुख शेर फरमान जारी कर दिया, हम उसी के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन हम लोग को अंग्रेज से लड़ना है तो अपने आप को बढ़िया से बनाना पड़ेगा, सेना सुधार करना पड़ेगा, राजस्व में सुधार करना पड़ेगा। तो यही सब अलीवर्दी खान भी करता है। अलीवर्दी खान के बारे में बोला जाता है दोस्त, अलीवर्दी खान यूरोपियों को बोला जाता है मधुमक्खी के छत्ते से भी कंपेयर किया था। बोलता था अलीवर्दी खान की ये लोग यूरोपियन ऐसे लोग हैं कि अगर इसको कुछ नहीं छेड़ेगा तो ये शहद देंगे, और छेड़ेगा तो काट काट के भी मार देगा। तो इस तरह से भी ये मधुमक्खी के छत्ते से भी कंपेयर करता है यूरोपियन को। और इसका बेटी रहता है 3 गो, अलीवर्दी खान का 3 बेटी रहता है, एक का शादी ढाका में करता है, और एक का पूर्णिया में, एक का पटना में। और अलीवर्दी खान 3 बेटी का शादी 3 जगह करता है, और उसमें ढाका वाली बेटी जो रहती है उसका नाम घसीटी बेगम है, और पटना की जो बेटी रहता है उसका लड़का रहता है, उसको नाम रहता है सिराजुद्दौला। और देखिए पूर्णिया में जो उसका बेटी है उसके बारे में पढ़ना नहीं है, क्या कि जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा उसी के बारे में पढ़ना है, सारा चीज नहीं पढ़ सकते हम लोग। तो ढाका वाली बेटी का नाम रहता है घसीटी बेगम, और पटना वाला बेटी का जो बेटा रहता है ना सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला हमको इंपॉर्टेंट है, क्या कि अलीवर्दी खान का मृत्यु जब 1756 ईस्वी में होगा तो इसका जो नाती रहता है ना सिराजुद्दौला, पटना वाली की बेटी का बेटा, वही बनेगा बंगाल का नवाब। 1756 में बंगाल का नवाब बन जाता है, 1756 में 1757 तक ही रहता है। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बनाया तो आप खुद सोचिए कि एक बेटा को बना दिया है बंगाल का नवाब, तो इसको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा ना। ये भी एक बेटी का, इसका मौसी है, भले मौसी है, लेकिन अब आज के समय में मौसी का प्रॉब्लम नहीं रहता है, बहनपुर से हो सकता है कि नहीं रहता है बेटा से प्रॉब्लम, लेकिन इसको प्रॉब्लम रहेगा। कहा है कि यहाँ राजनीतिक सत्ता का बात चल रहा है, राजनीतिक पावर का बात चल रहा है, तो इसको प्रॉब्लम हो जाता है। ये सोचता है कि हमको नवाब बनना चाहिए था, ये सिराजुद्दौला बन गया है। तो ये देखिएगा प्लासी का युद्ध में ये अंग्रेज के साइड से होगी सिराजुद्दौला के खिलाफ। तो सिराजुद्दौला के बारे में 2-4 पॉइंट देखते हैं कि सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है ना बंगाल को, तो ये कुछ कोशिश करता है, एक्टिव रूप से काम करने की कोशिश करता है। सोचता है कि अब तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि अंग्रेज अपना मनमानी करते रहेगा, फर्रुख शेर का को फरमान लेके आके बार बार बोल रहा है कि हम नहीं देंगे तुमको, टैक्स नहीं देंगे, हम दस्तक पास करेंगे, मिसयूज भी करेंगे, तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं। तो सिराजुद्दौला कुछ सुधार करने की कोशिश करता है अंग्रेज के खिलाफ। इसके सामने देखिए चुनौती रहता है, बहुत सारा चुनौती। देखिए आपको बता दिए कि चुनौती क्या रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ चुनौती रहता है सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है। पहला चुनौती रहता है कि कर नहीं दे रहा था। कौन कर नहीं दे रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या बोल रहा था कि फर्रुख शेर हमको से 3000 रुपया ले लेता है सालाना, तुम्हारा बंगाल के जो बंगाल में हम व्यापार करते हैं उसके बदले, तो हम तुमको टैक्स देंगे नहीं, अब तुमको हम टैक्स देंगे भी नहीं। और उसके बाद फर्रुख शेर हमको जब फरमान जारी किया था तो उसमें बंगाल में दस्तक जारी करने का भी अधिकार दिया था, तो हम दस्तक भी जारी कर सकते हैं। लेकिन वो दस्तक जारी करता बराबर दाम पर तब, लेकिन बराबर दाम पर तो करता नहीं था, मिसयूज करता था। नवाब का दाम रहता था ज्यादा, कंपनी का दाम रहता था दस्तक का कम। आप यहाँ देख चुके हैं, तो कंपनी का ही दस्तक सब लोग खरीदता था वहां का व्यापारी, नवाब का दस्तक कोई खरीदता ही नहीं था। तो इसलिए राजस्व की कमी होने लगता है नवाब को, जो बंगाल का नवाब रहता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। और दूसरा कारण एक और रहता है दोस्त की नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता को किलाबंदी करना शुरू कर देता है। आपको पता होगा कि जब कर्नाटक का युद्ध चल रहा था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच कर्नाटक का युद्ध चल रहा था, तो फ्रांस का
चंद्रनगर एक इलाका था जो व्यापारिक केंद्र के रूप में था कलकत्ता में, और अंग्रेज का भी कलकत्ता में व्यापार होता था अच्छा खासा। कलकत्ता भी व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित 1690 ईस्वी में अंग्रेज भी कर चुका था। तो अंग्रेज जब कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बना लिया था और वहाँ फ्रांस भी चंद्रनगर में अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था, अब दोनों के बीच जब कर्नाटिक युद्ध होता था ना, तो दोनों आपस में झगड़ जाता था। कोई माने अंग्रेज चंद्रनगर पर हमला कर देता था और फ्रांस जाके कलकत्ता पर हमला कर देता था। तो ये लोग दिमाग लगाता है, ये लोग सोचता है कि चलो अब हम लोग किला बना लेते हैं, अपना अपना जो राज्य है ना, जैसे कलकत्ता है तो कलकत्ता को अपना घेर लेते हैं। कलकत्ता यहाँ बीच में है तो कलकत्ता को घेर लेते हैं। अब फ्रांस भी सोचता है कि मेरा चंद्रनगर है, हम उसको किला बना के घेर लेते हैं, तो अंग्रेज के खतरा से हम बच जाएंगे, और अंग्रेज सोचता है कि फ्रांस के खतरा से हम बच जाएंगे। अब देखिए नवाब को कितना बुरा लगेगा। ये लोग बोलेगा कि साला तुम लोग पहले व्यापार किए हमारे यहाँ, शाही फरमान जारी करके तुम टैक्स नहीं दे रहा है हमको, दस्तक तुम मिसयूज कर रहा है। अब क्या कर रहा है, मेरे देश के अंदर में, मेरा धरती पर जो मेरा घर है वहां पे तू किला बनाना शुरू कर दिया है, और वो बिना मेरे अनुमति के। तुम्हारा क्या चल रहा है यहाँ, तुम्हारा घर है, बाप का घर है, कि तुम अपना किला बनाना शुरू कर रहा है। तुम लोग दोनों अपने दूसरे देश के लोग हैं, फ्रांस और अंग्रेज, और तू लोग अपने में लड़ाई करेगा अपना प्रॉब्लम से, और तू लोग मेरा देश में आके बोलेगा कि हमारा व्यापारिक स्थान है, कलकत्ता में हमारा फैक्ट्री है, गोदाम है मेरा, तो हम उसको बचाने के लिए पूरा कलकत्ते के घेर लेंगे। फ्रांस बोलेगा कि चंद्रनगर में मेरा फैक्ट्री है, तो वो बोलेगा कि हम घेर लेते हैं चंद्रनगर को। तो बताइए अभी के समय में मान लिया जाए कि कोई व्यापारी आए बाहर से, अब भारत में बोले कि हमको दिल्ली में फैक्ट्री खोले है भाई, और एक दूसरा देश माने अमेरिका का कोई व्यापारी है दिल्ली में कोई फैक्ट्री खोला है, और कोई इंग्लैंड का व्यापारी आ जाए दिल्ली में कोई फैक्ट्री खोला है, और वो बोले कि हम भाई इंडिया के सरकार से बिना पूछे, भारत सरकार से बिना पूछे बोले कि हम दिल्ली में जो पुरानी दिल्ली का इलाका है उसमें किलाबंदी करना चाहते हैं। अमेरिका वाला बोलेगा हम पुरानी दिल्ली का इलाका किलाबंदी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ मेरा फैक्ट्री है, और फ्रांस वाला बोलेगा, वहाँ इंग्लैंड वाला क्या बोलेगा कि वहाँ जो नई दिल्ली का इलाका है वह हम किलाबंदी करना चाहते हैं क्योंकि वहां मेरा फैक्ट्री है। दिल्ली की सरकार से कोई पूछ ही नहीं रहा, नरेंद्र मोदी बेचारा शांत बैठा है, उसको से कोई पूछ ही नहीं रहा है, केजरीवाल से कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो बताइए कितना बुरा लगेगा वो सबको, बोलेगा कि साला मेरा देश में जो मेरा संप्रभुता है उस पर तुम वार कर रहा है, संप्रभुता पर तुम वार कर रहा है मेरा। तो इस तरह से ये लोग को अच्छा नहीं लगता है, सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है। सिराजुद्दौला पहले माना करता है, वार्निंग देता है, अंग्रेज को भी वार्निंग देता है, फ्रांस को भी वार्निंग देता है, बोलता है मान जाओ भाई, तुम लोग बहुत ज्यादा अब हद से ज्यादा बात कर जा रहा है, धीरे धीरे सर से ऊपर पानी जा रहा है, तुम लोग किला वाला बनाना पहले बंद करो, आपस में तुम लोग का क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग को लड़ना है, कहाँ लड़ना है हमको नहीं पता है, लेकिन किला वाला बनाना बंद करो। तो एक किला बनाना बंद, लेकिन फ्रांस जो है बात मान जाता है, फ्रांस चंद्रनगर पर जो किला बना रहा था वो बात मान जाता है, सोचता है चलो नहीं बनाते हैं। और ये अंग्रेज जो है ना कलकत्ता को सोचता है कि नहीं हम तुम्हारा बात काहे मानेंगे, हम यहाँ फर्रुख शेर से बार बार एक ही बात ही बोल रहा है कि हम फर्रुख शेर से फरमान लेके आए, फरमान में कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको किला बनाना है। एक तो 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम नाम के तू किला बना चुका है, अब तू कलकत्ता शहर को ही पूरा घेरना चाह रहा है। तो धीरे धीरे समझिए कि कलकत्ता वो अपना एक राज्य ही बनाना चाह रहा है भारत में। तो सिराजुद्दौला अंग्रेज को ही बोलता है कि तुम ये गलत कर रहा है, अब सर से ज्यादा पानी हो रहा है, अब बर्दाश्त से फाजिल हो रहा है, अब तुम किला बनाना बंद करो। अंग्रेज बोलता है तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम बनाएंगे किला। अब इसके बाद सिराजुद्दौला के पास क्या ऑप्शन रहेगा, अब वो ऐसा स्टेटमेंट यूज कर रहा है कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो किला बनाएंगे। तो सिराजुद्दौला बोलता है कि ऐसा बात है तो रुको, तो फिर हम भी तुम्हारा इलाज करते हैं। अब ये धीरे धीरे हमला, सिराजुद्दौला जो है हमला करना शुरू करेगा, किसके पर, अंग्रेज के ऊपर। अब इसमें आपको बताया था कासिम बाजार में भी इसका फैक्ट्री रहता है। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में हमला करना शुरू करता है और कासिम बाजार पर कब्जा कर लेता है, जो अंग्रेज का फैक्ट्री रहता है। इसमें भी सिराजुद्दौला का आर्मी मजबूत था दोस्त, उसमें बताइए कि अंग्रेज सोच रहा था, हल्के में ले रहा था सिराजुद्दौला को कि क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद सिराजुद्दौला शुरू स्टार्ट कर देता है अपना इसको अंग्रेज पर कब्जा करना शुरू करता है, और उसका कासिम बाजार का फैक्ट्री पहले कब्जा करता है, और उसके बाद जो फोर्ट विलियम का किला 1700 में बना के रखता है ना अंग्रेज, उसको पर भी कब्जा कर लेता है। और 20 जून 1756 ईस्वी के फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाता है, किसका, सिराजुद्दौला को और सिराजुद्दौला का सैनिक का। अब इसके बाद अंग्रेज को क्या चलेगा, अंग्रेज को यहाँ समझ में आ जाता है कि अब हम ये नवाब को बहुत ज्यादा उकसा दिए हैं, अब नवाब हमारा बात सुनने वाला है नहीं, अब तो मारपीट के हम लोग को बराबर कर देगा। तो अंग्रेज भागना शुरू करता है अब यहाँ से। अब फोर्ट विलियम से अंग्रेज निकल के भागना शुरू करता है, भागते भागते कहाँ जाता है, फुल्टा नाम का एक द्वीप है हुगली नदी के दक्षिण में, हुगली नदी के दक्षिण में फुल्टा नाम के द्वीप पर जाके शरण लेता है।
भागता नहीं है, डायरेक्ट रूप से ये बाहर नहीं निकल जाता है, ये भागते भागते जाता है हुगली नदी से। और आप देखिए बंगाल के खाड़ी में हुगली नदी जब मिलती है तो वहीं पे हुगली नदी के जो मुहाना है उसके आगे दक्षिण में फुल्टा नाम का एक द्वीप है। अभी भी मैप देखिएगा आप गूगल पे तो सर्च करिएगा तो फुल्टा द्वीप आपको दिखाई दे देगा। तो वहीं पे जाके ये लोग बस जाते हैं। और लेकिन सब लोग तो भाग नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि जब हमला हो चुका है नवाब की तरफ से तो कुछ लोग भागेगा, कुछ लोग बच भी जाएगा। तो उसमें लगभग 146 लोग बच जाता है। अब 146 लोग बच जाता है तो इसका बताइए कि क्या हाल होगा। अब ये लोग पहले तो उकसा रहा था नवाब को, अब 146 लोग बच जाता है। अब 146 लोग को बढ़िया से सबक सिखाता है सिराजुद्दौला, बोलता है कि तू लोग बहुत अब परेशान कर चुका है, हमको टैक्स नहीं दे रहा है, दस्तक का मिसयूज कर रहा है, बिना अनुमति के तुम कलकत्ता को किलाबंदी भी कर रहा है, और बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तब तुमको हम बताते हैं क्या करेंगे। अब 146 लोग को क्या करता है नवाब, 14/18 के कमरा में बंद कर देता है। 14/18 बोला जाता है कि 14/18 का कमरा था, उसमें जो 146 लोग भागते भागते से बच जाता है, नहीं भाग पाता है, और इसको पकड़ लेता है नवाब का सेना, इसको बंद कर देता है 14/18 के कमरा में। 14/18 के कमरा में बंद करता है ना, तो मात्र 23 लोग इसमें से जीवित रहता है, बाकी सब मर जाता है। 123 व्यक्ति मर जाता है सफोकेशन की वजह से। बताइए कितना छोटा कमरा होगा 14/18 का, ना कोई खिड़की है, कुछ नहीं है, तो में मरेगा ही व्यक्ति, इतना लोग रहेगा तो सफोकेशन से। तो इसी तरह से 23 लोग मात्र जीवित बचा। इसको कंपेयर कर सकते हैं उसका जो हिटलर का होलोकास्ट था, जो जीवस लोग के साथ किया था, कि जिस लोग को भी गैस चैम्बर के रूप में इस्तेमाल किया था बंद कर, तो उसी टाइप का ये घटना दोहराता है सिराजुद्दौला, अंग्रेज के साथ करता है। तो इसमें से 23 लोग जीवित बचता है, और इसमें 23 लोग में एक व्यक्ति रहता है हॉलवेल नाम का, और हॉलवेल बच जाता है। हॉलवेल परेशान रहता है, सोचता है कि साला कैसे कैसे तो हम बच गए हैं। अभी बोलता है कि देखो ऐसे ऐसे किया हम लोग को, नवाब आया, अब बाकी तो भाग गया, और बाकी हम लोग 146 लोग बचे और सबको बंद कर दिया, उसमें से 23 लोग जिंदा हैं, उसमें से हम जिंदा हैं। सारा कहानी यही बताता है हॉलवेल। और इसको ब्लैक होल के घटना के नाम से जाना जाता है दोस्त। इसको हिंदी में काल कोठरी का भी घटना बोलते हैं। तो ये 20 जून 1756 ईस्वी को जो घटना हुआ था ना, ब्लैक होल काल कोठरी के घटना से प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध इसको कौन किया था, हॉलवेल नाम का व्यक्ति किया था। और वो हॉलवेल कौन था, वो भी इस घटना में शामिल था, वो इसमें भी जीवित बच जाता है, वो भी इसका समझिए शिकार था, नवाब का शिकार था। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि ब्लैक होल की घटना का प्रसिद्धि किसके द्वारा मिला था, तो हॉलवेल के द्वारा मिला था, और कब हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी को। उसके बाद में ये लोग बताइए कि अंग्रेज तो भागा नहीं है ना, अंग्रेज अब इसके बाद नवाब जो है सिराजुद्दौला थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है, वो खुश हो जाता है, सोचता है कि चलो हम देखो कितना बोल रहा था इसके पहले कि हम तुमको टैक्स नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब सब लोग डर से मेरा भाग गया है, बाकी कुछ बचा था उसको तो हम मारिए दिए हैं, बंद कर दिए छोटा कमरा में, कुछ दिन में मरिए जाएगा। और नवाब जाता है अपना राजधानी मुर्शिदाबाद में, खुशी मनाते रहता है, वो सोचता है कि चलो अब अंग्रेज से हम लोग अंग्रेज को साफ कर दिए। लेकिन सिराजुद्दौला ये नहीं समझ पाता है कि अंग्रेज इतना आसानी से कैसे बंगाल को छोड़ देगा। आपको पता है कि बंगाल से इतना ज्यादा उसको लाभ हो रहा है, और एशिया का 60% व्यापार वो केवल बंगाल से ही कर रहा है, तो कैसे इतना आसानी से बंगाल को छोड़ देगा, वो ये नहीं समझ पाता है सिराजुद्दौला अंग्रेज का नीति। और अंग्रेज जो भाग के आपको बताया था कि फुल्टा द्वीप पर ही बसा हुआ था, ये ज्यादा दूर भागा नहीं था, फुल्टा द्वीप में ही था। और उसके बाद फुल्टा द्वीप से वो लोग फोन वगैरह करता है, टेलीग्राफ भेजता है। मद्रास में भी आपको बताया था कि मद्रास में भी अंग्रेज का बेस रहता है। तो मद्रास में वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है, बोलता है कि यार यहाँ हमको तो सिराजुद्दौला परेशान करके रखा है, हम लोग को तो भगा दिया, हम लोग भाग के आए, कुछ लोग बचा है उसको तो मार देगा अब, तो हम लोग को सपोर्ट चाहिए, समर्थन चाहिए। तो मद्रास से वाटसन, एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव सैनिक के साथ निकलता है एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव सहायता करने के लिए, किसको, बंगाल में जो कुछ अंग्रेज फुल्टा द्वीप में जाके बैठे थे। अब ये लोग सपोर्ट करने के लिए, अब यहाँ देखिए नवाब क्या कर रहा है, मस्ती कर रहा है, खुशी मना रहा है, केक काट रहा है कि हम अंग्रेज को भगा दिए। और यहाँ देखिए क्या चल रहा है, नीति चल रहा है कि अब यहाँ से एडमिरल वाटसन निकल चुका है मद्रास से, रॉबर्ट क्लाइव निकल चुका है समर्थन देने के लिए फुल्टा द्वीप में। अब ये लोग फिर से जाता है और कलकत्ता पर फिर से, अब ये लोग कलकत्ता पर हमला कब्जा कर लिया था नवाब, फिर से ही हमला कर देता है, फिर अंग्रेज जाके हमला करेगा एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और कुछ अंग्रेज जो फुल्टा द्वीप में बचे थे वो सब मिलके जाके फिर से कलकत्ता पर हमला कर देगा, और कलकत्ता को पुनः जीत लेता है दोस्त, पुनः जीत लेता है। और फरवरी 1757 इसमें जानते हैं क्या करता है, अल्ली नगर की संधि कर लेता है। अल्ली नगर कलकत्ता में ही जगह है, तो अल्ली नगर की संधि कर लेता है नवाब और अंग्रेज के बीच। अब देखिए अब मान कैसे गया संधि के लिए, मान लीजिए कलकत्ता पर फिर हमला कर दिया अंग्रेज आके, तो नवाब को लगता है कि फिर से ये लोग कहाँ से आ गया। अब अंग्रेज
एकाएक नवाब को जब झटका मिलेगा, हमला हो गया है, तो नवाब को भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। अब उसको एक ही ऑप्शन नजर आता है, और अंग्रेज भी सोचता है कि चलो अगर फिर से अगर मान लिया ज़्यादा देर तक हमला करते रहेंगे तो सिराजुद्दौला फिर से वार कर देगा हम लोग के ऊपर, तो इससे अच्छा है पहले संधि कर लो, इसको ऐसे नहीं हराएंगे नवाब को, तो पहले संधि कर लेता है। तो संधि कर लेता है तो दोनों को फायदा हो जाता है। सिराजुद्दौला के लिए भी समझिए कि एक बैग हमला था कलकत्ता पर दोबारा, काहे कि नवाब तो खुश था, वो सोचा कि हम अंग्रेज के भगा दिए, लेकिन इसके लिए भी टेंशन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव के लिए भी, वाटसन के लिए भी, इसको भी लगता है कि हो सकता है सिराजुद्दौला का सेना बड़ा होगा, वो हमको फिर से मार सकता है, तो दोनों कंफ्यूज रहता है एक दूसरे से, इसलिए दोनों संधि कर लेता है। फरवरी 1757 ईस्वी के अलीनगर का संधि नवाब और अंग्रेज के बीच। अब नवाब निश्चिंत हो जाता है, नवाब अंग्रेज बोल देता है ना कि देखिए आपको यही ना दिक्कत है कि हम कलकत्ता को किलाबंदी नहीं करेंगे, ठीक है किलाबंदी नहीं करेंगे, और किलाबंदी नहीं करेंगे, व्यापार करने देंगे, ठीक है आपका कुछ भी सामान है, मान लिया कि सिराजुद्दौला का सामान उमान भी कलकत्ता में जाता था, तो कलकत्ता जब व्यापारिक केंद्र था किसका, अंग्रेज का था, तो इसमें यह भी बोला था, अंग्रेज बोलता था पहले, क्या बोलता था कि अगर कलकत्ता में तुम्हारा सामान आएगा तो उस पर भी हम टैक्स लेंगे। बताइए, नवाबे से बोलता था कि हम तुमसे टैक्स लेंगे, लेकिन अब मान जाता है, बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सामान उमान लेके कलकत्ता में भी आ सकते हैं, कलकत्ता के बंदरगाह पर भी उतार सकते हैं, हम टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। तो इस तरह से संधि हो जाता है नवाब और अंग्रेज के बीच, और उसके बाद इस तरह से चलते रहता है, लेकिन अंग्रेज दोस्त यहाँ रुकेगा नहीं। अंग्रेज को लोभ है, उसको बंगाल जीतना है किसी भी तरीके से, उसको पता है कि बंगाल बहुत फायदा वाला चीज है, बंगाल में बहुत ज्यादा फायदा है, तो बंगाल उसको जीतना रहता है। अब यहाँ कॉन्स्पिरेसी करना शुरू करेगा अंग्रेज, जो है अंग्रेज संधि कर लिया है, तो इसको नवाब से निश्चिंत हो गया, नवाब तो हमला करने वाला है नहीं, संधि कर लिया था, नवाब भी शांत है। अब अंग्रेज क्या करता है जानते हैं, अंग्रेज कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र रचता है। अब षड्यंत्र किसके खिलाफ रचता है, नवाब के, सिराजुद्दौला के खिलाफ। और षड्यंत्र किसके द्वारा रचा जाता है, अंग्रेज का सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति रहता है एक मीर जाफर, और मीर जाफर को बोलता है ना अंग्रेज कि देखो मैं तुमको नवाब बनाना चाहता हूं, तो और तुमको एक काम करना पड़ेगा, क्या कि सिराजुद्दौला को मार देना पड़ेगा। तो मीर जाफर शुरू में कंफ्यूज होता है, बोलता है पागल है क्या यार कि हम अपना राजा को ही मार देंगे। तो अंग्रेज बोलता है कि तुमको हम राजा बना देंगे और तुमको हम इतना पैसा देंगे, घूस वगैरह देंगे। तो मीर जाफर बोलता है मैं सच्ची में पागल हूं और मैं मार दूंगा इसको। ये बोलता है कि हाँ सही में पागल है, मार देंगे इसको सिराजुद्दौला को, टेंशन न लो, और सिराजुद्दौला के खिलाफ हम षड्यंत्र रचेंगे। अब अंग्रेज बताइए कि सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में कर लेता है। मीर जाफर तो मिल गया अंग्रेज से, मीर जाफर भी मान जाता। मीर जाफर को भी किसको नहीं मन करेगा कि हम नवाब बन जाए, तो मीर जाफर को लोभ रहता है कि हम नवाब बन जाएंगे, अभी तो हम सेनापति हैं, अब बंगाल का पूरा नवाब बना देगा अंग्रेज हमको। अब इसको मीर जाफर को अंग्रेज अपने साइड कर लेता है। और उसके बाद में राय दुर्लभ एक दीवान था नवाब का, सिराजुद्दौला का ही दीवान था, दीवान भी बड़ा पोस्ट था उस समय नवाब के जवान समय में, तो राय दुर्लभ को भी अपने समय अंग्रेज कर लेगा। उसके बाद आपको पता ही है कि पुराना दुश्मनी घसीटी बेगम का जो मौसी था उसको पुराना दुश्मनी है सिराजुद्दौला से, तो ये भी अंग्रेज को सपोर्ट कर देगी, तो अंग्रेज को ये भी सपोर्ट कर देगी। और उसके बाद में अमीर चंद एक व्यापारी था कलकत्ता का, और जगत सेठ एक बैंकर था जो पैसा वैसा लोन वगैरह देता था, वो बैंकर था, ये भी अंग्रेज को सपोर्ट करता है। और सब मिलके अंग्रेज के तरफ से समझिए कि अंग्रेज इतना लोगों को अपने साइड मिला लिया है, और नवाब को कुछ पता ही नहीं है, नवाब केवल सोच रहा है ये सब मेरा आदमी है। अंग्रेज अब संधि करके अपना व्यापार कर रहा है, बस हमको अब कुछ नहीं करने वाला है। और अंग्रेज यहाँ चाल चल चल के इसका सेनापति, दीवान और सबको इकट्ठा कर लिया है, और आने वाला युद्ध का तैयारी कर रहा है अंग्रेज। और वो दोस्त अब सोचता है, जब अंग्रेज सोचता है कि अब सब लोग लगभग हम अपने साइड कर लिए हैं, तब चलो अब लड़ाई लड़ ही लेते हैं, नवाब से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो 23 जून 1757 का दिन है दोस्त, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध नवाब के सेना और अंग्रेज के सेना के बीच होता है। और नवाब के सेना, अंग्रेज के सेनापति उस समय कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव रहता है, अंग्रेज की तरफ से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव रहता है। प्लासी एक जगह है दोस्त, भागीरथी जो नदी है कलकत्ता में, उसके पूरब में, पूरब जो किनारा है, पूर्वी किनारा भागीरथी नदी के, वहीं पे प्लासी एक जगह है, तो वहीं पे ये लड़ाई लड़ा जाता है अंग्रेज और नवाब के बीच। नवाब सोचता है कि चलो अब लड़ाई लड़ लिया है तो हमको तो लड़ना ही पड़ेगा। अब नवाब की तरफ से सेनापति रहता है मीर जाफर, और उसके साथ लगभग 50,000 सैनिक रहता है। समझिए कि नवाब का 50,000 सैनिक रहता है, अंग्रेज का समझिए कि बहुत कम सैनिक रहता है उसके मामले में, 3,000-4,000 के लगभग सैनिक रहता है, 5,000 के लगभग। और 5,000 के सैनिक, बताइए 50,000 के सैनिक के सामने कहाँ टिक पाता, नहीं टिक पाता। लेकिन दिक्कत क्या हो गया था, यहाँ ये सब को तो मिला लिया है अंग्रेज अपने साइड, ये सब देखिए अंग्रेज के साइड है।
अब ये सेनापति मीर जाफर बोल रहा है, अब लड़ाई यहाँ युद्ध में आ गए हैं आमने सामने, यानी से मीर जाफर सेनापति नवाब लेके आ गया, अपना बहुत सारा सैनिक 50,000 का सैनिक खड़ा कर दिया है, और वो साइड से अंग्रेज भी अपना सेना को खड़ा कर चुका है, लेकिन लड़ाई शुरू ही नहीं हो रहा है। कौन शुरू करेगा शुरू में? अब देखा जाता है कि मीर जाफर कैसे अब आगे बढ़ सकता है, हमला कर पाएगा अंग्रेज पर, क्योंकि ये दो इसको राजा बनने का शौक है, राजा बनने का साइन कर चुका है षड्यंत्र अंग्रेज के साथ, तो ये हमला कैसे करेगा अंग्रेज के ऊपर। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, शुरू में झड़प होता है नवाब और अंग्रेज के बीच, और इसमें लगभग 500 सैनिक नवाब का मरता है, और मात्र लगभग 29 सैनिक अंग्रेज का मरता है, और 500 सैनिक नवाब का मरता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये युद्ध समझिए कि अंग्रेज के पक्ष में ही था, पूरी तरीके से अंग्रेज के पक्ष में था, और ये समझिए कि एक प्रकार से धोखा दिया गया था सेनापति मीर जाफर के द्वारा, और मीर जाफर के द्वारा धोखा दिया गया। तो अभी समझ जाता है, नवाब इतना बुड़बक थोड़े है, सिराजुद्दौला को समझ में आ जाता है कि ये लोग कुछ चाल चल रहा है हमारे खिलाफ, इतना सारा मेरा बड़ा सैनिक है, मैंने कि 50,000 का सेना है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिक तो भागे नहीं लेता है हिस्सा, मैंने हिस्से नहीं लेता युद्ध में, युद्ध करने से ही इनकार कर देता है। तो इससे अंग्रेज नवाब को समझ में नहीं आएगा कि कुछ तो चाल चला है लोग। जब इसको समझ में आ जाता है सिराजुद्दौला को, तो सोचता है कि बेकार में यहाँ क्या करेंगे युद्ध के मैदान में, सेना ही मिल चुका है अंग्रेज से, तो ये भागना शुरू कर देता है सिराजुद्दौला, और ये भागते भागते मुंगेर आ जाता है, सोचता है मुर्शिदाबाद में रह के क्या करेंगे, मुर्शिदाबाद उसमें कलकत्ता जो बंगाल जो प्रांत था उसका राजधानी था, और ये भाग के मुंगेर आ जाता है। लेकिन भाग के मुंगेर आता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है। इस मीर जाफर का एक बेटा रहता है मीरान, और हमला इसको हत्या कर देता है सिराजुद्दौला को। अब समझ जाइए कि प्लासी का युद्ध एक प्रकार से जो परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ा जाता था उस तरह का युद्ध था नहीं। अगर युद्ध होता तो दोनों तरफ से नवाब का सेना भी आर पार की लड़ाई लड़ता, अंग्रेज को भी लड़ना पड़ता, अपने आप को बचाना पड़ता, तो उसमें बहुत सारा अंग्रेज का भी व्यक्ति मरता, लेकिन नवाब का भी मरता। आप यहाँ देख चुके हैं कि नवाब की तरफ से 500 लोग मरा, अंग्रेज की तरफ से मात्र 29 लोग मरा। तो ये समझिए कि पूरे तरीके से चाल चला था, अंग्रेज षड्यंत्र रचा था नवाब के खिलाफ, वो सफल हो जाता है अंग्रेज। ये इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में जब सफल हो जाता है अंग्रेज, तो समझिए मीर जाफर को राजा तो बना देता है, मीर जाफर को राजा ही बनाने के लिए नवाब बना दिया मीर जाफर को। और उसके बाद मीर जाफर को जब नवाब बना देता है तो मीर जाफर से डिमांड रखेगा अंग्रेज, कुछ बोलेगा कि चलो ठीक है तुमको हम राजा बना दिए हैं, अब तुम हमको कुछ अधिकार दो। तो मीर जाफर भी खुश होकर 24 परगना जो जिला है, 24 परगना जिला का जमींदारी अधिकार दे देता है अंग्रेज को। और अंग्रेज बोलता है, खुश हो जाता है, चलो अभी तक तो हम व्यापार कर रहे थे, मुक्त व्यापार कर रहे थे, अब जमींदारी भी हमको मिलने लगा है। तो जमींदारी भी मिलने लग जाता है उसको, और उसके बाद में 2 करोड़ रुपया भी लगभग दिया जाता है मीर जाफर के द्वारा। और आगे मीर जाफर जो है इतना सारा पैसा बताइए कि जब देगा अंग्रेज को। और मीर जाफर को आपका बता रहे हैं कि राजस्व स्थिति ऐसे ही गड़बड़ था पहले से ही, सब मुक्त व्यापार और दस्तक का मिसयूज होने की वजह से, और अपना झोली में से जो अपना पैसा दे देता है अंग्रेज को युद्ध की वजह से, तो कहाँ से ये राज संभाल पाएगा। मीर जाफर भी नहीं संभाल पाता है राज को, बंगाल के राज को। इसको भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अंग्रेज का सारा मांग को हम पूरा कर नहीं सकते हैं। और उसके बाद में आगे का कहानी जो है ना दोस्त, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। और इसमें 2 चीज और याद रखिएगा कि नवाब की तरफ से 2 व्यक्ति भी साथ दिया था, मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल साथ दिया था नवाब का, लेकिन ये बहुत कम लोग थे, तो ये लोग उतना ज़्यादा सक्षम हो नहीं पाए। और अब इसके आगे का कहानी जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, और किस तरह से ये मीर जाफर को राजा बनाया जाता है, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम को फिर किस तरह से राजा बनाया जाता है, और मीर कासिम के साथ क्या घटना घटता है, जो वो जाके अवध के नवाब से मिलता है और बक्सर का युद्ध लड़ता है, उसके बाद इलाहाबाद का संधि होता है, उसका क्या परिणाम होगा, उसको एक क्लास और लगेगा, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इतना आप लोग को समझ में आया दोस्त, तो उसके लिए समझ में अगर आ रहा है आपको लेक्चर, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा से, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हमको भी मोटिवेशन थोड़ा मिलेगा लेक्चर बनाने में, और जल्दी जल्दी लेक्चर लाएंगे। उसके बाद में जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, 5-6 महीना में आपको पूरा जीएस का सीरीज ला देंगे हम यूट्यूब पर। तो इस तरह से आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगला क्लास हम लोग लेके आएंगे बंगाल पर एक और क्लास, उसमें बक्सर का युद्ध तक पढ़ेंगे और इलाहाबाद का संधि वगैरह। थैंक यू दोस्त।